आइए अब हम जानते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्यों में रचना और अर्थ के आधार पर परिवर्तन कैसे किया जाता है तथा दो वाक्यों को या एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर वाक्य संश्लेषण कैसे किया जाता है। उपवाक्य वाक्य का भाग होता है। ऐसा ये पद समूह है जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हों। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि होते हैं। उपवाक्य दो तरह के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, जो स्वतंत्र होता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, मोदी जी ने कहा और दूसरा उपवाक्य है अच्छे दिन आएंगे। इन दोनों ही उपवाक्यों को की समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा है। मोदी जी ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है जिस पर आश्रित है अच्छे दिन आएंगे। अतः मोदी जी ने कहा ये इस वाक्य का प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह वाक्य के प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। ये क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से प्रारंभ होते हैं। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है। अच्छे दिन आएंगे इसके प्रारंभ में की लगी है, जो कि प्रधान उपवाक्य मोदी जी ने कहा पर आश्रित है। अतः यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हों, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हों, उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा। तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। यह कर्म या पूरक का काम करता है, जैसा संज्ञा करती है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। सरल शब्दों में हम इतना समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि संज्ञा उपवाक्य में जो संज्ञा शब्द दिया है या संज्ञा पदबंध दिया है, उसके स्थान पर संज्ञा उपवाक्य प्रयुक्त होता है और इसके पहले की लग जाता है। उदाहरण देखिए, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। यहाँ राम इस वाक्य का संज्ञा शब्द है।
प्रधान उपवाक्य क्या है? राम ने कहा। तो प्रधान उपवाक्य का संज्ञा शब्द क्या हो गया? राम। अब दूसरा वाक्य देखिए, उपवाक्य जो कि की से प्रारंभ हो रहा है और राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? मैं। तो मैं यहाँ क्या है? मैं संज्ञा उपवाक्य है। मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। राम के स्थान पर मैं आ गया और मैं के प्रारंभ में की आ गया। तो मैं पढ़ूँगा ये क्या हो गया? इस वाक्य का संज्ञा उपवाक्य हो गया। इसी तरह देखिए, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं के स्थान पर मैं नहीं जानता ये इस वाक्य का प्रधान उपवाक्य है कि वह कहाँ है। वह कहाँ है यह संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि इसके पहले की आया है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहरित हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पद बंद दिए रहते हैं उनकी विशेषता, जो उपवाक्य, कौन सा उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य बताता है, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य में जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब देखिए यहाँ तीन बातें हैं। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। वह लड़की या यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। इस वाक्य में कक्षा में प्रथम आया था के पहले जो लगा है यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहरित हों उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान से संबंधित विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान से संबंधित विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे माता पिता जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। दूसरा वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मैं वैसा ही करता हूँ। करता हूँ क्रिया है जिसकी विशेषता बता रहा है वैसा ही, और वैसा ही प्रधान उपवाक्य माता पिता जैसा कहते हैं की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है। वाक्य परिवर्तन के नियम। वाक्य परिवर्तन से तात्पर्य वाक्यों को बदलने से है। एक प्रकार के वाक्य को जब हम दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को दूसरे वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन है। इन उदाहरणों के द्वारा हम वाक्य परिवर्तन के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। सरल वाक्य देखिए, लड़कियां गाना सीख कर घर चली गईं। अब हम इसको
संयुक्त वाक्य में यदि बदलते हैं तो हमें बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना होगा। लड़कियां गाना सीखकर घर चली गईं। लड़कियों ने गाना सीखा और घर चली गईं। ये हमारा हुआ संयुक्त वाक्य। अब देखिए, हम मिश्र वाक्य बनाएंगे, तब हम और का लोप कर देंगे और इसको लिखेंगे, जब लड़कियों ने गाना सीख लिया तब वे घर चली गई। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। मिश्र वाक्य है, यदि मेहनत करोगे तो सफलता को प्राप्त करोगे। अब यदि हम इसका सरल वाक्य करते हैं तो हम बनाएंगे, मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त करो। अब इसी वाक्य को यदि हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो हम इन्हें दो उपवाक्यों में और के माध्यम से जोड़ते हैं, मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। वाक्य संश्लेषण, एक से अधिक वाक्य को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य संश्लेषण 3 रूपों में किया जा सकता है। हमने पढ़ा था, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो हम वाक्य संश्लेषण भी इन तीनों रूपों में करेंगे। अब देखिए वाक्य संश्लेषण। मेरा नृत्य खत्म हुआ, खूब सारी प्रशंसा हुई। ये अलग अलग 2 वाक्य हैं जिनको मिलाकर हमें वाक्य संश्लेषण करना है, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में। मेरा नृत्य खत्म होते ही बहुत प्रशंसा हुई, हमने इसे मिला दिया। कोई समुच्चय बोधक शब्द का बीच में प्रयोग नहीं किया है, ये सरल वाक्य हुआ। अब आइए हम इसको संयुक्त वाक्य में देखते हैं कैसे बनाते हैं जोड़कर। मेरा नृत्य खत्म हुआ और बहुत प्रशंसा हुई, हमने इन दोनों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़कर बना दिया। मिश्र वाक्य देखिए, जैसे ही मेरा नृत्य खत्म हुआ वैसे ही बहुत प्रशंसा हुई। ये हमारा मिश्र वाक्य इन दोनों वाक्यों को जोड़कर बन गया। अब हम अर्थ के आधार पर एक ही वाक्य को अलग अलग वाक्यों में परिवर्तित करेंगे। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत साधना पेंटिंग सीखने जाती है, साधारण सा वाक्य है। दूसरा निषेधात्मक वाक्य, साधना पेंटिंग नहीं सीखती है। इच्छावाचक वाक्य, मैं चाहता हूँ कि साधना पेंटिंग सीखने जाए। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या साधना पेंटिंग सीखने जाती है। आज्ञावाचक वाक्य, साधना पेंटिंग सीखने जाओ। संकेतवाचक वाक्य, अगर साधना पेंटिंग सीखने जाएगी तो मैं चलूँगा। संदेशवाचक वाक्य, शायद साधना पेंटिंग सीखने जाए। विस्मयवाचक वाक्य, अरे साधना पेंटिंग सीखने जाती है। ये हुआ अर्थ के आधार पर। उम्मीद करती हूँ आपने इस पाठ में वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, वाक्यों के उपवाक्य कौन से होते हैं, वाक्यों के भेद, रचना और अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक वाक्य के क्या क्या गुण होते हैं, ये सब जाना आपको अच्छी तरह ये आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आप हर तरह के वाक्य बनाना और उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य करेंगे और करिएगा भी, ताकि आपका अभ्यास हो सके।